प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का जो पेपर 2 है, बीए प्रथम वर्ष, BA/BSc फर्स्ट ईयर, सेशन 2020-21 रिवाइज्ड सिलेबस, जो कि आप सबको ज्ञात है कि कोविड-19 के कारण आपका जो सिलेबस है वो 30% कम कर दिया गया है। तो यह रिवाइज सिलेबस है और इसके पहले के खंड में हमने आपका जो पेपर फर्स्ट है फिजिकल ज्योग्राफी है, तो फिजिकल ज्योग्राफी के 4 यूनिट जो भी सिलेबस था आपका, उसके सभी टॉपिक पर हमने एक विस्तार से उसका हिंदी अनुवाद व विश्लेषण आप सबके लिए प्रस्तुत किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो पेपर 2 है, जिसका मुख्य शीर्षक है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, आज इस पेपर का हम आप सबके लिए ट्रांसलेशन और विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इस पाठ्यक्रम पर आपकी समझ बन सके, रुचि आपकी विकसित हो। जब आपकी रुचि विकसित होगी तब आप इस पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे और इसमें बेहतर अंक अर्जित कर पाएंगे। तो आइए विद्यार्थियों, हम देखते हैं इस आपके पेपर 2 जिसका मुख्य शीर्षक है ह्यूमन ज्योग्राफी, इसको 4 यूनिट अर्थात 4 इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। आपका जो पहला यूनिट है, इकाई प्रथम, उसमें जो पहला टॉपिक है वह है नेचर एंड स्कोप, नेचर के बाद कामा लगा है, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, अर्थात किसका नेचर जानना है आपको? ह्यूमन ज्योग्राफी का। मानव भूगोल की प्रकृति, स्कोप क्षेत्र और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के विकास को आपको समझना है। यहां पर आपके लिए मैं व्याख्यायित कर दूं कि इसके पहले का जो पेपर फर्स्ट था वह था भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल से आशय है कि भौतिक पर्यावरण का जो अध्ययन करे, भूगोल की जो शाखा भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करती है उसे भौतिक भूगोल कहा जाता है। और आपका जो पेपर द्वितीय है, यह खंड जिस पर हम विवेचना कर रहे हैं जिस पाठ्यक्रम की, यह है मानव भूगोल। अब मानव भूगोल से तात्पर्य यहां पर यह है कि भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच जो संबंध है, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण और संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का जो अध्ययन करे, उस भूगोल की शाखा को मानव भूगोल कहा जाता है। अगर सामान्य अर्थों में समझें तो मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन क्षेत्र होता है। यह मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध क्या है, मैन एंड एनवायरनमेंट के बीच रिलेशन क्या है, अंतर संबंध क्या है, इसको यह व्याख्यायित और स्पष्टित करता है। तो आइए विद्यार्थियों, हम यूनिट प्रथम के भाग पर चलें। तो उसमें देखते हैं कि लिखा है नेचर, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, अर्थात मानव भूगोल की प्रकृति क्या है उस पर हम बात करेंगे। उसका स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है, जैसे कि मानव भूगोल में भिन्न भिन्न प्रदेशों की जनसंख्या, वहां के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक भूदृश्यों व जीवन की मान्यताओं व पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्षेत्र होता है। इसके अलावा मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ, इस पूरी अवधारणा को इस खंड के अंतर्गत आपको अध्ययन करना है। आगे आपके इसी यूनिट फर्स्ट इकाई प्रथम में दिया है ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, अर्थात मानव भूगोल की शाखाएं। अब मानव भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं और वह किस तरह से मानव भूगोल से संबंधित हैं, मानव भूगोल के कौन से आयामों पर प्रकाश डालती हैं, यह विवेचन का मुख्य विषय इसके अंतर्गत होगा। इसी यूनिट में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वह आगे दिया है, जहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है आपके साथ, मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, अर्थात मानव और पर्यावरण के मध्य जो संबंध है उसको इसके अंतर्गत आपको अध्ययन करना है।
इसमें आपके लिए 3 थ्योरीज दी हुई हैं। डिटर्मिनिज्म, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिज्म को नियतिवाद, और उसके बाद आपका दिया हुआ है डिटर्मिनिज्म के बाद पॉसिबिलिज्म संभववाद, और फिर दिया है नियो डिटर्मिनिज्म अर्थात नवनिश्चयवाद। आपकी सहजता के लिए, आपके सरल बोध के लिए मैं इसे और व्याख्यायित कर दे रहा हूं कि जो यहां पर दिया है मानव मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, मानव पर्यावरण संबंध है, ये क्या है? एक अंतःनिर्भर तथ्य है। इसे सभी विद्वान स्वीकार करते हैं और इन संबंधों को व्यक्त करने के लिए प्राचीन काल से विविध विचारधाराएं आपको देखने को प्राप्त होंगी। प्रमुख विचारणीय प्रश्न इसके अंतर्गत यह है कि मानव पर्यावरण में क्या संबंध है, इनमें कौन अधिक प्रभावशाली तथा नियंत्रक है? क्या प्रकृति सर्वोपरि है एवं निर्णायक है, या मानव सर्वोपरि एवं निर्णायक है? कौन है? क्या मानव प्रकृति के हाथ का खिलौना मात्र है अथवा बराबर का भागीदार है? क्या तकनीकी और वैज्ञानिक विकास ने पर्यावरण के महत्व को समाप्त कर मानव को सार्वभौमिक शक्तिशाली बना दिया है? ये तमाम जो ज्वलंत प्रश्न हैं, इन्हीं के का जो विचारणीय विषय है, आपको मानव और पर्यावरण के मध्य जो संबंध है उसका अध्ययन करते हुए करना है। इन प्रश्नों पर तमाम अनेक चिंतकों, दार्शनिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसी में मानव पर्यावरण संबंधों का विवेचन अलग अलग दृष्टिकोण से किया गया है। आपके लिए यहां पहला दृष्टिकोण है डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म क्या है? नियतिवाद। अब ये नियतिवाद से क्या आशय है, संभववाद से क्या आशय है, नवनिश्चयवाद से क्या आशय है, मैं आपकी समझ के लिए, आपके अच्छी ढंग से आपको समझ में आ जाए, इसके लिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा विवेचित करते चल रहा हूं। नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म क्या है? यह जो विचारधारा, एक विचारधारा है ये। इस विचारधारा में अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण और प्रकृति के मध्य संबंधों को स्पष्ट करते हुए किसको? पर्यावरण को सर्वशक्तिमान और नियंत्रक माना गया है। मानव को, जो ह्यूमन है, उसको प्रकृति के हाथों में खिलौना मात्र माना गया है इस विचारधारा के अंतर्गत। अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण ही मानव के अस्तित्व को निर्धारित करता है, ऐसा इस विचारधारा का मानना है। आपके इसी यूनिट के जो दूसरा की पॉइंट है वह है पॉसिबिलिज्म, संभववाद। अब यह संभववाद क्या है? यह भी एक विचारधारा है मानव और पर्यावरण के संबंध को स्पष्ट करने के लिए। इस विचारधारा का यह आशय है कि प्रकृति की सर्वोपरिता को यह नकारता है, बल्कि क्या करता है? मानव के कृत्यों को यथोचित महत्व देते हुए जो इस विचारधारा के विचारक हैं, उन्होंने संभववाद के विचारों का प्रतिपादन किया। इनका मानना है कि मानव वातावरण में सामंजस्य का पोषक है, अर्थात मानव प्रकृति अर्थात वातावरण के अनुरूप व्यवहार तो करता है, किंतु वह पर्यावरण में परिवर्तन लाकर उसे अपने अनुकूल बनाने की क्षमता भी रखता है। तो ये दूसरी विचारधारा है संभववाद की, जो यह मानती है कि प्रकृति सर्वोपरि नहीं है बल्कि मानव सर्वोपरि है। मानव प्रकृति के अनुरूप व्यवहार तो करता है, किंतु उसमें परिवर्तन लाने का सामर्थ्य और सक्षमता विद्यमान है। उसे अब अपने अनुकूल बनाने की क्षमता है मानव के पास। अब आइए, एक नई जो विचारधारा आपके इसी यूनिट में दी गई है, नियो डिटर्मिनिज्म अर्थात नव निश्चयवाद। अब ये नियो डिटर्मिनिज्म क्या है, ये इसको समझिए कि मानव पर्यावरण संबंधों को प्रतिपादित करते हुए जो दो विचारधाराएं ऊपर दी गई हैं, डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म, नियतिवाद और संभववाद, ये दोनों विचारधाराएं एकांगी विचारधाराएं हैं। जो पहली विचारधारा है डिटर्मिनिज्म की, जो संभववाद की विचारधारा है, वह यह कहती है कि कौन सर्वोपरि है? प्रकृति सर्वोपरि है। पॉसिबिलिज्म की जो विचारधारा वह यह कहती है कि कौन सर्वोपरि है? मानव सर्वोपरि है। लेकिन जो नियो डिटर्मिनिज्म की जो विचारधारा है, यह इन दोनों विचारधाराओं के मध्य
एक मिडिल पाथ का निर्माण करती है, एक मध्यम मार्ग का निर्माण करती है और यह कहती है, क्या कहती है कि प्रकृति और मानव दोनों का महत्व अपना है। और यह कहती है कि प्रकृति, जो प्राकृतिक वातावरण है, उनको महत्व देती हुई यह विचारधारा प्राकृतिक वातावरण को भी महत्व देती है और मानवीय क्षमता और सामर्थ्य को भी समुचित स्थान देती है यह विचारधारा। तो यह विचारधारा इन जो नियतिवाद और संभववाद एकांगी विचारधाराएं हैं, उनके प्रत्युत्तर में एक मध्यम मार्गी विचारधारा है जो एक मिडिल पाथ का निर्माण करती है और यह कहती है कि नहीं, मानव और पर्यावरण के संबंधों में दोनों का महत्व है, दोनों के विशेष चंद्र में से देखने की आवश्यकता है। और अगर नव निश्चयवाद को देखें, न्यू डिटर्मिनिज्म को देखें, न्यू जो डिटर्मिनिज्म है इसको देखें तो इसके प्रवर्तक हैं ग्रिफिथ टेलर। अब संभववाद और डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद के प्रवर्तक कौन है, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, इसका मैं उत्तर आपको नहीं बता रहा हूं। यूनिट फर्स्ट के जो लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है, कुछ दृष्टिकोण है, अप्रोचेस है, दृष्टिकोण है, इकोलॉजिकल, उसके बाद आपका स्पेशल, बिहेवियर एंड वेलफेयर, अर्थात कुछ दृष्टिकोण है, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, स्थानिक दृष्टिकोण है, व्यवहारिक और कल्याणकारी दृष्टिकोणों का भी आपको इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। आइए अब हम यूनिट 2 के अंतर्गत चले। तो यूनिट 2 में हम देखते हैं जो पहला टॉपिक दिया है पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्थात जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि के कारक क्या हैं, जनसंख्या वृद्धि किस तरह से जो है मानव के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करती है, जनसंख्या वृद्धि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधक है या सहायक बन सकती है। और अगर नवीनतम आंकड़ों को देखें तो जो दुनिया की जनसंख्या है वो 7.6 बिलियन से भी पार पहुंच चुकी है। तो यह जो वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि, यह केवल आर्थिक सामाजिक विकास नहीं बल्कि पर्यावरणिक विकास को भी प्रभावित करती है। उसी संदर्भ में आपको जनसंख्या वृद्धि के तमाम पक्षों को अध्ययन करना है इसके अंतर्गत। इसी में दिया है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। अब संसार की जो जनसंख्या है अगर आप देखें तो किसी भी देश की जनसंख्या उसके सभी भागों में समान रूप से वितरित नहीं होती। आप देखेंगे किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या बहुत कम है, किसी क्षेत्र विशेष में बिल्कुल जनसंख्या है ही नहीं। तो ये जो जनसंख्या का वितरण है यह भी आपको ध्यान रखना है। कुछ भागों में आपको घनी जनसंख्या मिलेगी, कुछ भागों में मध्यम जनसंख्या मिलेगी, कुछ भागों में बिल्कुल बिरले बसे हैं। अगर आप अरुणाचल प्रदेश को देखें तो वहां का जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है। तो जनसंख्या का वितरण किस तरह का है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यह आपको इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारक मुख्य रूप से हैं, एक भौतिक कारक है और दूसरा सामाजिक आर्थिक कारक है। भौतिक कारक के अंतर्गत तमाम उप कारक हैं, उनका भी आपको इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। आगे देखेंगे तो लिखा है माइग्रेशन प्रॉब्लम्स, रेसेस एंड ट्राइब्स। आपको प्रवासन की समस्याएं क्या है, जो प्रवसन है उसके कारण क्या है, प्रवासन की कौन कौन सी समस्याएं हैं। आपको प्रजाति और जनजातियों, रेसेस एंड ट्राइब्स अर्थात प्रजाति और जनजातियों का अध्ययन करना है। और उसी के बाद है रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, फंक्शनल टाइप्स, पैटर्न्स एंड मॉर्फोलॉजी, अर्थात आपको ग्रामीण और शहरी बस्तियां किस रूप में, फंक्शनल टाइप्स किस रूप में, किस प्रकार में, किस आकृति विशेष में क्यों बनाई गई, उसके पीछे के कौन से कारक हैं, उन कारकों का आपको इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। कौन से अंतर्निहित तत्व हैं जो उसके निर्माण में सहायक हैं, उनका इसको अंतर्गत आपको इस अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत आपको उन सभी कारकों का अध्ययन करना है। अब यूनिट 3 में चलते हैं। जो इकाई 3 है उसमें साफ साफ लिखा है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। आप सब जानते हैं कृषि के प्रकार, कृषि क्या होती है, कृषि के कितने प्रकार हैं। इसी के आगे जब पढ़ेंगे तो लिखा है एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात दुनिया के कृषि क्षेत्रों का आपको अध्ययन करना है। फिर है आगे जो टॉपिक इसी में है डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर, कोल, पेट्रोलियम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात आपको आयरन ओर, लौह अयस्क, कोल, कोयला, पेट्रोलियम
और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अर्थात जल विद्युत या पन बिजली का क्या देखना है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, वितरण देखना है और प्रोडक्शन देखना है, उत्पादन क्षेत्र। आपको इन चार चीजों का, आयरन ओर का, लौह अयस्क का, कोल का, पेट्रोलियम का और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन वितरण क्षेत्र कहां है और इनका प्रोडक्शन उत्पादन क्षेत्र पर्टिकुलर एक क्षेत्र विशेष में क्या हो रहा है, उसके कारक क्या हैं, भौतिक कारक कौन से हैं और सामाजिक आर्थिक कारक क्या उसमें जिम्मेदार हैं या नहीं है, क्या भौगोलिक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, वह सब आपको इस अंतर्गत अध्ययन करना है। अगर अब आगे हम चलें तो दिया है लोकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील। अब ये जो लोकेशन और डेवलपमेंट है, विकास हुआ आयरन और स्टील का, किसका, लौह और इस्पात जो उद्योग हैं उनका विकास हो रहा है। इसके पीछे लोकेशन, भौगोलिक स्थिति जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वह महत्वपूर्ण क्यों है, कौन से ऐसे कारक हैं जिसके कारण उसी क्षेत्र विशेष में लौह और इस्पात उद्योगों का विकास हो रहा है, कौन कौन से कारक हैं इसको अंतर्गत आपको इन सभी तत्वों का आपको अध्ययन करना है कि लोकेशन क्या है, डेवलपमेंट के कौन से कारक हैं स्टील और आयरन और स्टील के संदर्भ में अर्थात लौह और इस्पात के विशेष संदर्भ में। उसके बाद दिया है कॉटन, टेक्सटाइल एंड फिशिंग अर्थात आपको क्या करना है कि सूती कपड़ा उद्योग, मत्स्य क्षेत्र, फिशिंग अर्थात मत्स्य क्षेत्र, क्यों पर्टिकुलर किसी क्लाइमेट विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में मत्स्य क्षेत्र ज्यादा क्यों है, कहीं पर कम क्यों हो रहा है, मत्स्य उत्पादन कहीं विशेष रूप से क्यों ज्यादा हो रहा है, कौन से कारक हैं, कौन से मत्स्य क्षेत्र हैं, यह आपको इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। उसके बाद हम चलेंगे तो लिखा है इसी यूनिट 3 के लास्ट वाली जो आपका पॉइंट है, मेजर ओशियनिक एंड रेल रूट्स अर्थात प्रमुख समुद्री व रेल मार्गों का अध्ययन करना है। देखिए ये परिवहन के साधन हैं, चाहे वो प्रमुख समुद्री मार्ग हैं चाहे वो प्रमुख रेल मार्ग हैं, परिवहन के साधनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मानव के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी प्रकार के विकासों में। इन परिवहन के साधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। हमें इनके विशेष संदर्भ में देखना है कि किस तरह से इन उद्योगों के विकास में इन जो सामुद्रिक मार्ग हैं उनका क्या योगदान रहा, रेल रूट्स का क्या योगदान रहा, रेल मार्गों का क्या योगदान रहा, इसको इनके विशेष संदर्भ में हमें देखना है। आगे जो हम चलते हैं, जो आपका लास्ट यूनिट है, यूनिट 4 अर्थात इकाई 4, उसमें टॉपिक दिया है कल्चरल एंड सोशल प्रोसेस अर्थात सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रियाएं। आपको यह बहुत साफ साफ स्पष्ट लिखता हुआ है यह यूनिट कि आपको क्या करना है, इस इकाई के अंतर्गत सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। विशेष रूप से सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक सहभागिता क्या है, क्योंकि मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों को समझना है तो आपको सामाजिक सहभागिता के तत्वों को भी समझना अपरिहार्य है। उसके बाद सोशल ग्रुप्स, ये जो सामाजिक समूह हैं, सामाजिक समूह कितने प्रकार के हैं, सामाजिक समूहों का योगदान क्या है, सामाजिक समूहों के विकास में कौन से बाधक तत्व हैं और सामाजिक समूह किस तरह से मानव भूगोल के विकास में, मानव भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, यह भी आपको अध्ययन करना है। आगे है मेजर कल्चरल रेलम्स। मेजर कल्चरल रेलम्स अर्थात मेजर कल्चरल रेलम्स प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों का अध्ययन करना है। इन सांस्कृतिक क्षेत्रों का क्या योगदान रहा, इनकी भूमिका क्या थी और इनके विकास में कौन कौन से कारक थे और इनके विकास से मानव के सामाजिक आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा, उनके विशेष संदर्भ में आपको अध्ययन करना है। इस प्रकार से आपने इस पूरे पाठ्यक्रम को न केवल हिंदी अनुवाद स्पष्ट रूप से जाना बल्कि इसके विश्लेषण को, संक्षिप्त विश्लेषण को भी आपने समझने का प्रयास किया। अगर मेरे इस पाठ्यक्रम का अनुवाद करने और विश्लेषण करने के पीछे केवल एक ही मंतव्य है, आपकी विषय के प्रति अवधारणा,
आपकी पाठ्यक्रम के प्रति स्पष्ट समझ बन जाए, जिससे आपकी रुचि डेवलप, रुचि का विकास हो। और जब एक बार रुचि का विकास आपकी हो जाएगा तो आप स्वयं इस विषय को स्पष्ट रूप से समझ और पढ़ पाने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। अगर इस पाठ्यक्रम के संदर्भ में मैं कहूं कि अगर आपको अपनी अवधारणा को आधारभूत स्तर से मजबूत करना है, तो जो संदर्भ पुस्तकें हैं उनको पढ़ने से पहले आप क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी है, और जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इस पुस्तक को खरीद लें और इसे अच्छी तरह से पढ़ लें। अगर इसको आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आप संदर्भ पुस्तकों को पढ़ेंगे, तो आपकी विषय पर न केवल अवधारणात्मक समझ, बल्कि इस पर एक समग्र समझ आपकी एक बेहतर ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से स्पष्टित और बन जाएगी, जो आपके लेखन में भी बेहतर ढंग से आपके काम में आएगी। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ्यक्रम जो ज्योग्राफी BA/BSc फर्स्ट ईयर के दोनों पेपर, इसके पहले के व्याख्यान में मैंने पेपर फर्स्ट जो फिजिकल ज्योग्राफी था, भौतिक भूगोल था, उसका अनुवाद विश्लेषण प्रस्तुत किया था। और इस व्याख्यान में मैंने पेपर 2 जिसका जो मुख्य शीर्षक है ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका अनुवाद व विश्लेषण आप सबके लिए प्रस्तुत किया। आप सब इसे देखें, इस विश्लेषण को समझें, इस वीडियो को देखें, इससे आपकी जो है पाठ्यक्रम पर, सिलेबस पर एक अच्छी समझ बनेगी और इसका आप लाभ लें। आपसे एक निवेदन और है कि इस तरह के जो भी वीडियोस मैं इस प्लेटफॉर्म पर मेरी टीम के द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं, उसको एक ही उद्देश्य है इसके पीछे कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो। यह कार्य मैं आपको सौंप रहा हूं कि आप जो भी BA प्रथम वर्ष का विद्यार्थी है, जिसका ज्योग्राफी विषय है, जिसका एंशिएंट हिस्ट्री विषय है, उस तक यह वीडियोस पहुंचे, यह जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें अपने सहपाठियों के मध्य, और जो भी और भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस पढ़ रहे हों या इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किसी संगठक कॉलेज में पढ़ रहे हों, सब तक इसे आप शेयर करें। और जो मूल उद्देश्य है कि सब विद्यार्थियों का हित संभव हो, सब विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ स्पष्ट हो, उसमें जो है यह लक्ष्य अपनी पूर्णता की ओर प्रयाण करता हुआ दिखलाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस चैनल पर जुड़े रहिए। निरंतर मैं आपके अवधारणा को और बेहतर करने के लिए हर टॉपिक पर व्याख्यान डालने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।